हाँ जी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करना है, यही करना ना भाई? उसी की क्लास में बैठे हो ना? ओके। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबके पास नोट्स है? अगर नहीं हो किसी के पास तो किसी से भी नोट्स लेके उसको जेरोक्स करा ले, ठीक है जी? क्योंकि नोट्स नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। ओके। कितने बच्चों को डेरिवेशन या फिर हैंड रूल्स में दिक्कत है? ये हैंड रूल्स क्या होता है? सुना तो होगा। हेलो। ओके। इतनी सारी स्ट्रेंथ, इसका मतलब प्रॉब्लम तो चल रही है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है। बढ़िया है, चाहते ही तुम तो। ओके। तो अज्यूम ये करूंगा कुछ नहीं आता आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से और एक लेवल तक लेके चलेंगे। कंडीशन यही रहेगी कि आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया जाए वो डेली करना है। नहीं करोगे तो ऐसी कितनी ही रिवीजन अटेंड कर लेना, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ओके, क्लियर है भाई? ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पे आने से पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग के जो भी नोट्स वगैरह है बंद कर दें, मॉड्यूल बंद कर दें, रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सुनो, जो पूछो जवाब दो बस। ओके। फोर्स, फोर्स कब लगता है यार? कोई बता सकता है फोर्स कब लगता है? चेंज इन मोमेंटम होता फोर्स लगता है। तो फिर यार ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, फोर्स लगता है कौन सा? यहां तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ बट फिर भी फोर्स आया। हेलो, इट मीन्स कुछ ना कुछ लोचा है। अच्छा, अगर ओनली एक चार्ज पार्टिकल रख दूं यहां पे, कोई फोर्स लगेगा? बोलो। एक और रखूंगा तो लगेगा? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अच्छा, दो मासेस रख दें, M1 M2, फोर्स लगता है? ये इंग्लिश मीडियम है ना भाई? हाँ फिर ठीक है। दो मासेस, फोर्स कौन सा? ये कैसे बताया? ग्रेविटेशन पड़ा होगा इसलिए ना। G M1 M2/r², KQ1 Q2/r², है ना? अरे बोलो, थोड़ा कंसेप्ट बताओ कि कब लग रहा है फोर्स, थोड़ा पहचानो इसको। ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस रीजन में मैं दूसरा चार्ज लाया, दूसरा चार्ज लाया तो उसने एक्सपीरियंस किया क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या यहां से? बोलो। अच्छा, एक और, ये क्यू मान लेते हैं और ये मास एम मान लेते हैं। कोई फोर्स, कोई फोर्स लगेगा? हाँ कुछ बोल रहे ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन लगेगा क्योंकि चार्ज है तो मास भी है। बोलो। इधर मास है तो फोर्स लग सकता है, कौन सा? ग्रेविटेशन। बोलो। तो थोड़ा जनरलाइज करो ना इसको कि फोर्स कब लगता है? जब दो सेम नेचर की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तब फोर्स लगता है, अदरवाइज फोर्स। क्या बोला मैंने? जब दो सेम नेचर की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तब फोर्स लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। यहां पर क्या चक्कर था कि कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक। ये कि दोनों सेम नेचर की फील्ड हुई, आपस में इंटरेक्ट हुआ तो फोर्स लगा, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक। ये ग्रेविटेशनल। बोलो यार, फोर्स कुछ नहीं लगेगा। अगर हमें मास कंसीडर करने के लिए बोला जाए तो हम लोग ग्रेविटेशन मान लेंगे। बोलो यार। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की बातें करते हैं जनरली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होता है वो। ओके। कौन सा फोर्स? क्यों? ये कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ये। तो फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स को हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। अच्छा, एक करंट की रिंग वायर है और एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, अब बताओ
करंट कैरिंग वायर की वजह से कौन सा फील्ड होता है? मिक्स आवाज आ रही है। मैग्नेटिक के इलेक्ट्रिक की दोनों? कंफ्यूज्ड हो? क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं इधर, ठीक है, करंट ऊपर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं नीचे। बोलो, अरे यही तो होता है यार। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर मूव कौन करता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं, प्रोटॉन्स रेस्ट पे रहते हैं। इस करंट कैरिंग वायर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। इट मींस क्या है, इस करंट कैरिंग वायर पे नेट चार्ज जीरो हो गया। मतलब क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? अरे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? क्लियर है? लेकिन क्योंकि इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। पता है? नहीं तो याद रखें, याद रहेगा। चार्ज का स्टेट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे रहता है तो ये टॉपिक पढ़ चुके हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज का स्टैटिक फिनोमेना पढ़ा है आपने पूरा। बोलो, ये क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज मूविंग कर रहा है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग उसको। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। कौन? मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? ओके, तो करंट कैरिंग वायर, इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। हेलो, आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। व्हाई? क्योंकि इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। हेलो, तो करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा? कोई इंटरेक्शन हुआ? कोई इंटरेक्शन हुआ? नो इंटरेक्शन तो नो फोर्स। कोई तकलीफ? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दूं तो तो अब फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक एज वेल एज। आवाज ही नहीं है यार। कौन सा इंटरेक्शन होगा? तो फोर्स कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? दो करंट की रिंग वायर ले लो यार, ये I1 I2 मान लो। कौन सा फील्ड? कौन सा? कौन सा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? सिमिलरली अगर दो चार्ज पार्टिकल ले लें, फील्ड दोनों बातें सिखाए ना यार अभी। इलेक्ट्रिक एंड कौन सा फील्ड? दोनों फील्ड है, तो फोर्स भी कौन से? Fe एंड Fm। समझ में आया? ये मैंने फील्ड स्टार्ट करने से पहले एक ओवरऑल एक कंक्लूजन लिया है। वो लिया इसलिए क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इन चीजों को, जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? वैसे आप लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हो, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने टॉपिक में देखा होगा कि ये भी आया था तुम्हारे, ये भी आया था, याद आ रहा है? ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था। बोलो, ये वाला आया था। ये वाला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। आजा भाई, ये भी हम लोग मैग्नेटिक में डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन सबके टॉपिक्स बने हुए हैं, लेकिन सबके पीछे कंसेप्ट क्या है? सिंपल एक है। क्या चीज? फोर्स कब लगेगा? फोर्स कब लगेगा? जब दो सेम नेचर की फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है तो फोर्स लगेगा, अदरवाइज। अरे कंसेप्ट क्लियर है? कि सारे एग्जांपल्स क्लियर है? इनको लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो खुद की फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाती, उसके लिए दूसरी फील्ड होना आवश्यक है। बोलो, वो फील्ड हो सकता है कोई चार्ज पार्टिकल रखा हो, या हो सकता है किसी और सोर्स से हमने प्रोड्यूस किया हो। ठीक है? तभी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मतलब दो फील्ड होना आवश्यक है। ठीक है? अरे नहीं समझ में आया? अरे कर पाओगे भाई? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है? काफी सालों पहले क्या चलता था कि जो अर्थ से कुछ सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे मैग्नीशिया एक टाउन था, वहां से कुछ पत्थर मिले,
वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जब उनको पास ला रहे थे तो कभी तो अट्रैक्ट कर रहे थे, कभी रिपेल कर रहे थे। तो फिर जब बाद में उस पर वो रिसर्च हुई तो उनको बोला गया कि ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है। क्या है वो, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और वो मैग्नेटिक फिनोमिना शो करते हैं। मतलब जैसे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पढ़ा होगा बचपन में यार। अरे जीरो मतलब ऐसा नहीं कि पहली क्लास में तुम्हें ले जाऊंगा मैं, इतना तो जानते हो यार। मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आवाज ही नहीं आई। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से। तो पहले ये चलता था कि जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो ही मैग्नेटिक फिनोमिना शो कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ऑरेस्टेड, जिनका नाम था, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। देखो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैं ओरली बोल लूंगा, जो पूरा इंपॉर्टेंट अच्छे से है वो मैं डिस्कस करूंगा पूरा। ठीक है। आपकी क्लास में जितने भी जो अपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें जितने भी अपने सर ने एग्जाम्पल लिए हैं, वो सारे लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने लेक्चर्स नहीं है हमारे पास कि पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने सफिशिएंट मैं ले लूंगा कि वो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। ठीक है। वो भी बन जाएंगे, प्लस मॉड्यूल जो आपको मिली हुई है वो भी सोल्व हो जाएगी पूरी। सफिशिएंट है, यही चाहिए और क्या चाहिए। अरे ठीक है भाई। हाँ जी। तो ओरेस्टेड ने क्या बताया कि उसके आसपास के रीजन में, किसके, करंट कैरिंग वायर के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन करता है प्रोड्यूस, वायर करता है, और कौन करता है बोलो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि एक वायर था, उसके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, निडल मान लो, करंट फ्लो कराया, करंट को इंक्रीज किया, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज करा, डिफ्लेक्शन डिक्रीज हुआ। बोलो यार, देख तो सिरे से सुनी नहीं रहे, पहली बार सुना हो तुमने। ओरेस्टेड तो सुना ही था। उसको दूर ले गए, डिफ्लेक्शन कम होने लग गया, पास ले आए, डिफ्लेक्शन बढ़ गए। ठीक है भाई। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कि उन्होंने ओरेस्टेड ने क्या निकाला, कि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको और अगर डिस्कस करें तो हम एक समराइज कर सकते हैं यहां से, कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, सौगंध लेकर आए हो क्या। हेलो, खाना भी खा पी के आए हो, जो पूछ रहा हूं जवाब दो। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड, तो ईएम वेव क्यों बोल रहा अकेला, बाकी नहीं करता क्या, वो भी तो करता है, वो तो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ईएम वेव, तीनों प्रोड्यूस करता है। हेलो, आई थिंक ईएम वेव पढ़ चुके हो आप लोग, तो बताओ यार, उसका प्रोड्यूस वही करता है उसको तो। ठीक है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मान लीजिए जैसे करंट की रिंग वायर है ना, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, किससे पूछा गया, और एस्टेट से। भाई मैग्नेटिक फील्ड है, मान गए, लेकिन कितना है तो बताओ, नहीं बता पाए। और एस्टेट कहां फेल हो गए, कि जब उनसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो ये नहीं बता पाए। इसके लिए कौन आए, कौन आए, बायोट सावर्ट। कौन आए, अब उनको बियोट सावर्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग बायोट सावर्ट भी बोलते हैं, कुछ ही बोलो क्या फर्क पड़ता है, बायोट सावर्ट मान लो, उसमें क्या नाम में क्या रखा है। अरे ठीक है, हम क्या बोलेंगे, बायोट सावर्ट। अरे बायोट सावर्ट एक का नाम था कि दो अलग अलग लोगों का नाम था, नहीं, दो अलग अलग लोगों का नाम था। बायोट अलग थे, सावर्ट अलग, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे थे, इसलिए दोनों के नाम पे रूल रखा गया है। ठीक है। उन्होंने क्या समझाया कि अगर इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा अगर एलिमेंटल लेंथ लिया जाए, डीएल लेंथ, और उसकी वजह से यहां पर फील्ड लिखा जाए, तो डीबी मान ले क्या उसको, बोलो यार, क्या मान ले, डीबी। देखो एलिमेंटल लेंथ लिया है, इसलिए मैंने फील्ड भी एलिमेंटल लिखा है। अगर केवल बी लिखता तो नेट फील्ड आ जाता। ठीक है। लेकिन मैं वहां पे एलिमेंटल लेंथ ले रहा हूं, इसलिए फील्ड क्या लिखा मैंने, डीबी लिखा है। अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दें इससे, तो ये लेंथ मान लेता हूं आर है। ठीक है। और ये एंगल कितना मान लेता हूं, थीटा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। मतलब क्या, कि बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखो, केवल एक को चेंज करके देखो, फिर उसका देखो कि कैसे चेंज कर रहा है। मतलब उन्होंने बोला कि जो यहाँ फील्ड है वो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या किया होगा, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रखा होगा, करंट को डबल किया तो फील्ड भी डबल मिला होगा, करंट 4 टाइम्स किया, फील्ड 4 टाइम्स मिला। इसका मतलब क्या पता लगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। सिमिलरली उन्होंने बताया कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल होगा।
साइन थीटा होगा एंड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये उन्होंने बताया, ये उनका काम था मेन, जो उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, इन्होंने डिपेंडेंसी कैसे है वो ये बताया। ठीक है जी। अगर इसको हम कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, dB प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय, क्लियर है? इसके बाद तो हम ही कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, उसको हटा दो, एक कांस्टेंट के ले आओ, बोलो। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के ले आते हैं, के आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय। अब इस के को डिफाइन कर लेते हैं। देखो के, दो सिस्टम लेते हैं, एक एसआई सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितना होता है? और सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, व्हाट इज म्यू नॉट हियर? म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मटेरियल डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम काफी है इसका। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कर पाएंगे? वैल्यू याद रहेगी? ये वैसे ही जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वहां तीन चीजें पढ़ी थी शायद आपने, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, बोलो। तो एप्सिलॉन आर कितना होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा यार। सिमिलरली यहां भी तीन चीजें होती है, क्या? म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी। इज इट क्लियर? कोई तकलीफ? जनरली हम लोग कौन सा सिस्टम यूज लेते हैं? एसआई। तो के का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ऐसे डीबी कितना आ गया? क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाई, लो जी ये मिल गया मैग्नीट्यूड। कोई तकलीफ? लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, आधा काम हुआ है, डायरेक्शन भी तो चाहिए, बोलो भाई। तो उन्होंने देखा कि जो इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से यहां जो फील्ड मिला वो मिला क्रॉस। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है यार? इनवर्ड, मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। डॉट मतलब, इतना तो आता है यार, क्लियर है? यार इस वायर की वजह से वहां फील्ड क्रॉस मिला, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, थोड़ा समझते हैं एक मिनट। जिससे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है तो उसका लाइन ज्वाइन करते हैं, और ऐसे ही होता है क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। अगर पॉजिटिव है तो इधर होगा, नेगेटिव है तो इधर होगा, मतलब उसी प्लेन में जाता है क्या फील्ड भी, बोलो यार। लेकिन यहाँ क्या लोचा हो रहा है? लोचा यहाँ की वायर तो बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन फील्ड किधर है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोलो। इट मींस ऐसा तो पॉसिबल तब होता है जब कोई दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। कब होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ बच्चे तो ऐसा देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, ये कहां से आ गया, तो होता है भी। हेलो, वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, होता है कुछ। मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के एंगल कितना? सी वेक्टर निकालना है, दैट इज ए क्रॉस बी, कितना होता है? क्या वो ए बी साइन थीटा होता है? कोई डायरेक्शन भी होता है क्या इसका? किधर होता है? परपेंडिकुलर तो होता है, लेकिन किधर होगा, बाहर के अंदर? कुछ तो एन केप लगा देते हैं, एन केप भी तो लगा देते हैं। हाँ सर, ढूंढते रहो खुद ही, एन केप लगा दिया ना, और क्या है। वो एन केप किधर होगा, बाहर के अंदर? डिसाइड करने के लिए क्या राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं? राइट हैंड तो जानते हो ना, मना मत कर देना। राइट हैंड जानते हो कैसे लगाते हैं उसको? फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कल किधर करेंगे? सेकंड वेक्टर की तरफ। सेकंड वेक्टर कौन सा है? बी। अगर ऐसे कर्ल करेंगे तो किधर आया, बाहर बोले तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं आया समझ? अरे आता है इतना तो, कर पाएंगे? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि सी वेक्टर ऐसे आया, यही तो है इसका मतलब यार। क्या मतलब? सी जो वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, क्या वो बी के परपेंडिकुलर है? इट मींस सी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी इज परपेंडिकुलर टू बी। कोई तकलीफ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी वेक्टर है वो ए और बी
दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, आएगा ना? नहीं समझ में आया? तो यहां से रिजल्ट बना सकते हैं क्या कि जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है तो वो वेक्टर हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे डाइजेस्ट हो जाएगा तो। अगर मैं डी वेक्टर की बात करूं, दैट इज बी क्रॉस ए, अब बताओ क्या आएगा? बी ए साइन थीटा, डायरेक्शन क्रॉस। यार क्रॉस क्यों आया? मेरे साथ तो डॉट आना चाहिए। देखो कैसे, फर्स्ट वेक्टर कौन सा? बी, ये बी। सेकंड कौन सा? ए, ये कर लो। मैंने जो किया वो गलत कैसे हुआ? मतलब एंगल कौन सा लेते हैं? स्मॉल, याद रहेगा? तो अगर स्मॉल रहेगा तो इससे तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे घुमाएंगे? ऐसे करना पड़ेगा। आपका हैंड रूल हमेशा आपको इंडिकेशन देता है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपका हैंड रूल बोल देगा गलत कर रहा है बेटा तू, तकलीफ हो रही ना हाथ में, गलत कर रहा है मतलब, ठीक है? हेलो, बी क्रॉस है, किधर आया? इनवर्ड मतलब क्रॉस। देखो यहां पर क्या, यहां से ऐसा पता लग रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है? बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, डायरेक्शन के अपोजिट है, इतना आता है। कोशिश यही करेंगे हम लोग कि जो 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 चीजें मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स हो, कुछ भी हो, मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। ये मानते हो कि आपको कुछ नहीं आता? ठीक है? अरे आप तो अब मत बोल देना कि वेक्टर नहीं आता, ये क्या होता है, बिल्कुल मत बोल देना। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलता है तो वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अब इसको वापस से पकड़ते हैं। एक चीज बताओ, यहां फील्ड अंदर आया मतलब कोई ना कोई दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। बोलो, एक वेक्टर तो हम पकड़ते हैं आर वेक्टर, ये लो जी। दूसरा कहां से लाए? डीएल? नहीं यार, डीएल ओनली लेंथ लिया है, डायरेक्शन नहीं है उसके पास। करंट? नहीं, करंट कैसे ले लिया? करंट वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है, करंट तो टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर नहीं। हमने क्या करा, दोनों नाराज ना हो, दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या किया? करंट का तो लिया डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए ना वेक्टर को, करंट का तो लिया डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड दोनों का, आई और डीएल के मल्टीप्लीकेशन का, और उसको कंबाइनली बोला आइडियल वेक्टर। बोले तो करंट एलिमेंट वेक्टर, प्रोनाउंस करो, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, दोनों खुश रहे। अरे क्लियर है? दोनों वेक्टर मिल गए, आर वेक्टर भी और आइडियल वेक्टर भी। आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा? करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ यार कि ये दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करूं कि यहां फील्ड अंदर आ जाए। अरे क्रॉस तो मुझे पता है, क्रॉस तो करना है। आर क्रॉस आइडियल करूं कि आइडियल क्रॉस आर करूं? क्या करें? आई थिंक समझ में आ गया। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, यही बनेगा। थोड़ा इसको एक्सपेंड करो एक बार, आइडियल आर, एक बार यहां देखना, आइडियल साइन थीटा तो है हमारे पास, आर नहीं है, जुगाड़ कर लेते हैं, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो आइडियल आर साइन थीटा को क्या लिख दिया? आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आगे क्या बचा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या ये वेक्टर फॉर्म आ गया क्या यार? तो हमने ये बातों ही बातों में वेक्टर फॉर्म डिराइव कर दिया, तकलीफ इसमें? अरे बोलो भाई, यहां से एक चीज क्लियरली पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आइडियल क्रॉस आर। बोलो, इधर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। आवाज ही नहीं, बताया ना अभी यार। अच्छा, ये वेक्टर क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर भी तो होगा? अभी तो सिखाया भाई, मतलब db is perpendicular to ideal vector as well as magnetic field is perpendicular to r vector, ये हमेशा होगा। क्लियर है? हम चाहे तो इस r वेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं यूनिट वेक्टर में। ये क्या होता है सर? ये तो बताया नहीं आपने। ऐसा कुछ होता है भाई, आर कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड होता है यार। तो यहां से आर वेक्टर कितना आएगा?
क्या आर केप इंटू आर आएगा? अगर इसको मैं यहां पुट करूं तो क्या एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा? तो क्या बचेगा? क्या डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा? थोड़ा रिजल्ट दिखते हैं यहाँ पर। यहां से पता लग रहा था यार कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। लेकिन इसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रोपोर्शनलिटी 1/r³ है। सही है क्या ये? ऊपर भी आर है, जब सोल्व करोगे कट जाएगा, ये गलत है। ये अभी भी फॉलो होगा। बोलो यार, कर पाएंगे? आसान है। तो ये बीएसएल का फॉर्म मिल गया। बीएसएल ने क्या किया था, जहां ओवरस्टेट फंसे थे उनका सॉल्यूशन दिया था। वो कहां अटके थे? देखो इसको स्टोरी की फॉर्म में समझो, मजा आएगा समझने में। स्टोरी की फॉर्म में कि भाई ओवरस्टेट ने ये बताया, लेकिन वो फंस गए। कहां फंसे? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। कौन आए? बीएसएल आए। क्या बताया? डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो दो फॉर्म बन गई, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्या? ओ भाई बोल लो रे, कुछ लोग तो लिखने में लग रहे हैं। ये नोट्स कितनी बार बनाओगे? बनाते रहना नोट्स, कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारे पास खूब कंटेंट पड़ा है, मॉड्यूल पड़ा है, पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, आपको क्लास में डिलीवर हो चुका है, आपने उस टाइम भी नोट्स बनाए थे। सिर्फ नोट्स बनाते रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। रिवीजन में आयो, सिर्फ सीखो। मैं जो पूछ रहा हूं जवाब दो। फॉर्मूले सारे यही याद करा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। लेकिन इधर ध्यान रखो थोड़ा। कुछ देख रहा हूं इधर उधर बगल में देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इधर यार, स्केलर फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई r³। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। और बना सकते हैं कैसे? या माइनस लगा दो आगे, क्या आएगा? माइनस आर केप क्रॉस आइडियल वेक्टर। बोलो, वो भी तो हो जाएगा। इसमें भी बना सकते हैं एक और, माइनस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस आइडियल वेक्टर डिवाइड बाई r³ बन जाएगा। नीट क्वेश्चन पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बीएसएल फॉर्म, इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ बीएसएल। ऐसे बना रखे थे उल्टे पुल्टे, पहचान जाओगे। अब बात करते हैं इसके, कुछ छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्लियर है? इसमें कुछ भी लिखने लायक नहीं है, सिर्फ समझाने की चीजें थी, समझा दिया। क्लियर है? कितने, अरे लिखना करना कुछ नहीं है, इतना लोड नहीं लेना, सब इधर करेंगे। हाँ जी, कितने क्वेश्चन पूछे गए? नीट एज इट इज से देता है, कुछ भी नहीं लिखेगा अगल बगल में कि ये, सब खुद को पहचानना है। देख के पहचानो, आ रहा है। एक करंट एलिमेंट रखा हुआ है, कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। फील्ड कहाँ कहाँ पूछा है? ओ पे एंड पी पे। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने वहां डिस्कस करना भूल गया कि जो हमने ऐसा बनाया था डायग्राम, ये आई बनाया था, इसको आइडियल बोला था क्या? और ये आर बोला था क्या? बोलो यार, ये आर वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? आइडियल वेक्टर से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करने वाला। कहां से स्टार्ट हो रहा है? आइडियल से पी तक जा रहा है। क्लियर है? अरे याद रहेगा, उल्टा मत ले लेना। आइडियल से, क्लियर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट वेक्टर। ठीक है? बताएं ओ पे क्या करें यार? अरे यार फील्ड पूछा है सिंपल, तो ओबेस सी बात है, एक ही फॉर्मूला सीखा हमने एलिमेंटल के लिए। कौन सा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस, व्हाट इज आर?
क्या R1 वेक्टर लिख दूं? क्या R1 वेक्टर लिखना चाहिए? तो क्या -R1 वेक्टर लिखना चाहिए? वाई? क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहां फील्ड निकालिए ना, तो हमें ये वेक्टर चाहिए। दिया क्या है, तो ये क्या होगा, -R1 वेक्टर। बोलो, तो क्या लिख देंगे इसको, -R1 वेक्टर डिवाइड बाई जो फॉर्मूला लिखते थे R³ नीचे, उसमें वो R क्या होता है, वेक्टर या मैग्नीट्यूड? वेक्टर या मैग्नीट्यूड? तो -R1 का मैग्नीट्यूड या R1 का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। डाउट है कि इसमें भी? तो कितना लिखो नीचे, क्या वो R1³ आ जाएगा? कोई तकलीफ? हाँ, चश्मे वाले भैया खड़े हो ना। हाँ यार, ये बीपी ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा तेज बोले यार। हाँ बताना तो क्या, μ0/4 पाई आइडियल, इससे पता लगता है कि आप यहां नहीं थे, फिजिकली यहां थे लेकिन यहां से पता नहीं कहीं और थे। अभी ऊपर भी लिखा है, यहां से भी टीप सकता है तो हंसो मत भाई, वो क्वेश्चन अभी अटका है, तुम्हें अटका दूंगा बात थोड़ी दूसरे दूसरे क्वेश्चंस में। हेलो, क्लास में होना चाहिए, ठीक है बट। हाँ भाई खड़ा, अरे तेरे को नहीं, इसको बोला है, बता फटाफट यार। यहां तक तो आ गया, -R2, सिर्फ R2, ऐसा? अच्छा, कितने लोग बोलते सही बोल रहा है, माइनस लगाऊं? कितने लोग बोल रहे सही बोल रहे हैं? सही है? अरे भैया, क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या पूछा है, फील्ड पूछा है, कहाँ, यहाँ पे, किससे, इससे, फॉर्मूला ये रहा, इसमें लफड़ा किसका, आर का ही है ना, कौन सा, आइडियल से पी को ज्वाइन कर दिया है ना, ऑलरेडी रेडीमेड दिया है R2, पुट्टी तो करना, करना क्या हमारे को, कितना आ गया, R2 वेक्टर डिवाइड बाय, और आ गया। मान लो तुम्हें R2 नहीं दिया होता क्वेश्चन में, और हमें उस R2 को R1 और R3 की फॉर्म में लिखना होता, तो कैसे लिखते? वो कुछ पढ़ा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एक्टिडिशन, बोलो। ऐसा कुछ होता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मुझे जैसे आता है, क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू R3, किसको गायब करना था, R2 को, क्या लिख दूं, R3 माइनस, पुट कर देंगे, खेलते रहेंगे बैठे बैठे, कर लोगे यार, आसान है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सिंपल। देखो, आपके जो सर ने ट्यूशन कराए होंगे नोट्स में, आराम से कर लोगे इससे, जो सिखाया उससे आराम से कर लोगे, कर पाओगे। अब हम बात करते हैं हैंड रूल्स के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास, और काफी बार एक तरीका लगाना नुकसानदायक होता है। तो बेस्ट है कि हम 2-3 रूल बना रखें, ताकि जब जो लगेगा, जिससे फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हम उसको लगा के आगे निकल जाएंगे। ओके, देखो 3 तरीके हमारे पास है डायरेक्शन निकालने के, कौन कौन से? फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, कौन सा है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं अभी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, कैसे? अरे फॉर्मूला दिया है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, क्या वो आइडियल क्रॉस आर से आएगा? यही तो वेक्टर प्रोडक्ट है भाई, बता चुका हूं। जब हमें आइडियल और आर वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगे, कैसे गिवन होंगे, वैसे बोल दो, मान लो कि करंट एलिमेंट वेक्टर ओरिजिन पे रखा है, उसका मुंह है जे की तरफ, तो आइडियल क्या हो गया, आइडियल जे केप हो गया। और कोई पॉइंट पी है, उसकी लोकेशन है 2,3,4, मतलब 2 i k प्लस 3 j k प्लस 4 k, हो गया, रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो। नहीं आया, उड़ गया, अरे आ गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हैंड रूल। हैंड रूल्स में 2 पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखो, मेरा बोर्ड वर्क ऐसे रहेगा कि आप लिख ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ समझें, कंटेंट पे ध्यान दें कि क्या चल रहा है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल कब लगाना है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज लेंगे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न निकालना है। क्या निकालना है, पैटर्न। ये हम लोग अप्लाई करेंगे स्ट्रेट वायर के लिए।
अगर स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज लेते हैं तो वो क्या देगा हमारे को? पैटर्न। क्या देगा? कैसे देता है? थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग फिंगर्स क्या देगा वो? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए करंट की रिंग वायर ऐसे रखा हुआ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा? करंट ऐसा है, थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, क्या ऐसे बनेंगे? क्या एक लूप बनेगा या बहुत सारे लूप बनेंगे? क्या ऐसे बनेंगे? बोलो। अब इसको करंट क्लॉकवाइज, ये जो फील्ड बनी ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जर्वर किधर होगा? कहीं बना सकते हो। मान लीजिए अगर मैं ऑब्जर्वर यहां बनाता हूं तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा? देखो यहां दिखाने का मतलब ऐसे है कि करंट की रिंग वायर वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। कौन से प्लेन में? आवाज ही नहीं आई। अरे ये कौन सा प्लेन? ये कौन सा प्लेन? वायर ऐसे रखा, करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, ऐसे बनेंगे। देखना तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, समझे? ऐसे देखना पड़ेगा। क्या दिखाई देगा मुझे कि फील्ड कैसे ही है? फील्ड कैसी है? क्या एक लूप बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं? क्या वो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स होंगे? कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। वायर कौन से प्लेन में? फील्ड कौन से प्लेन में आया? बहुत टफ है यार, आसान है। डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गया? कैसे आएगी डायरेक्शन? कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कर पाएंगे भाई? चलो तुम्हारी नींद उड़ाते हैं। एक करंट की रिंग वायर तुम्हारी तरफ आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। प्लेन कौन सा? सर्कुलर बनेगी। बोलो। एक इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हारी तरफ आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हारी तरफ आ रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वाई? इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हारी तरफ तो करंट तुमसे अवे, मतलब करंट ऐसे। करो फिंगर गर्ल, कैसा आया? क्लॉकवाइज आ गया ना? अरे ठीक है भाई। अब इसको थ्योरेटिकल लेते हैं। आपको क्वेश्चन बोला जाएगा ऐसा कि एक प्रोटॉन बीम है, क्या है? प्रोटॉन बीम वर्टिकल प्लेन में अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रही है। प्रोटॉन बीम वर्टिकल प्लेन में अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रही है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा नजर आएगा? इसलिए मैं जानबूझ के लिखा नहीं रहा, क्वेश्चंस को ओरली बोल रहा हूं ताकि पूरा कंसंट्रेशन रहे आपका इधर। प्रोटॉन बीम वर्टिकल प्लेन में अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रही है। वर्टिकल प्लेन मतलब ये, ऑब्जर्वर मैं खुद मान लेता हूं, तो मैं वर्टिकल प्लेन में ऑब्जर्वर नहीं हूं, मुझे ऐसे बनना पड़ेगा। अवे, नीचे मान लूं? अरे बोलो। नीचे जा रहा है मतलब प्रोटॉन बीम बोला तो करंट भी उधर ही होगा, नीचे जा रहा है, करंट इधर, फील्ड ऐसे। आंसर विल बी, अब कुछ भी दिया जाए, इलेक्ट्रॉन दो, प्रोटॉन दो, एल बीम दो, किधर भी दो, तुम्हारी इच्छा से घुमा दो, आ जाएगा आंसर। अरे कर लोगे यार? कौन सा प्लेन? वो वर्टिकल में तो फील्ड हॉरिजॉन्टल में। ये है सिंपल कंसेप्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राइट हैंड पाम रूल। सेकंड बात करते हैं राइट हैंड पाम रूल। सबसे ज्यादा यूज इसी को लेंगे हम लोग। जब भी राइट हैंड पाम रूल लगाएं, राइट हैंड तो जानते हो, इसमें भी डाउट आ गया, ऐसे देख रहे हो घूर के, पता नहीं क्या पूछ लिया। राइट हैंड जब भी लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, मतलब ये थंब एंड ये फिंगर्स, इनके बीच में एंगल 90 होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तीन वेक्टर हो गए यहाँ पर, थंब, फिंगर्स एंड परपेंडिकुलर टू पाम। पाम का परपेंडिकुलर इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते। हाँ, कलाकारी मत मारना, ठीक है? हेलो, कैसे लगाते हैं वो सिखाते हैं। थंब को किधर रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? अरे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ, अगेन थंब किधर? करंट में, फिंगर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो परपेंडिकुलर टू पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मान लीजिए ये करंट की रिंग वायर ऐसे रखा हुआ है, ओके? इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे
यहाँ पे फील्ड किधर होगा? करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड फील्ड इनवर्ड मतलब क्या? क्रॉस होता है। मान लीजिए पॉइंट यहां की जगह यहां हो, अब कुछ तो सोच रहे होंगे सर आपने तो जो बोला था थंब करंट में फिंगर्स आनी चाहिए वहां। पूछो तो अगेन फील्ड, मतलब इस वायर के इधर आपकी जहां इच्छा पूछ लो किधर आएगा? अंदर, क्योंकि हमारा फिंगर्स इधर जा रहा है। पाम किधर आ रहा? आवाज ही नहीं। पाम किधर आया? अंदर, बोले तो इनवर्ड्स। क्लियर है भाई? सिमिलरली अगर मैं इधर पूछूं तो आउटवर्ड आएगा। उस ग्लास के वहां पूछूं तो, गेट में पूछूं तो, क्लियर है? अच्छा यहां पूछूं तो एक बार बताना, ये वाई जीरो, ये तो आप जानते थे इसलिए जवाब दिया। हमारा हैंडल भी जवाब देता है, बताता हूं। थंब किधर? करंट में, ले जाके दिखा फिंगर्स उधर है, जाएगी क्या? बोलो भाई। मतलब बोल रहा हूं ना, जब भी हैंडल लगाओगे कुछ गलत चल रहा है तो खुद इंडिकेशन दे देगा तुम्हें। दे रहा है इंडिकेशन, फील्ड विल बी जीरो। वाई? बता तो दिया जीरो, लेकिन क्यों ये नहीं आता? थीटा कितना? पाई। समझो, चलो यहां से सिखाते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां लिया, यहां भी कितना होगा फील्ड? यहां भी फील्ड कितना होगा? वाई जीरो, क्योंकि फिंगर्स को लेके जाओ, इससे जाएगा ही नहीं वो। बोलो। और हमने पढ़ा भी था अभी फॉर्मूला, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन पढ़ा था। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बोलो। व्हाट इज आइडियल वेक्टर हियर? दिस इज आइडियल वेक्टर। इसके लिए आर वेक्टर कौन सा होगा? क्या वो यही होगा? ये दोनों कोइंसाइड हो गए, थीटा कितना हुआ? अगर थीटा जीरो, साइन जीरो, तो फील्ड कितना हो गया? इट मींस एट दिस पॉइंट फील्ड विल बी अगेन फॉर दिस पॉइंट ideal again is in this direction, but r vector will be in this direction. Ideal इधर, r इधर, theta will be 180 degree, sin 180, again zero. कंक्लूजन क्या निकला यहां से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, क्लियर की लिखना है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एक्सिस पॉइंट फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है? जरूरी नहीं कि वो फील्ड जैसे पॉइंट में याद हुआ आपको कोई, ये याद दे दिया, ये वायर पे दे दिया मैंने पॉइंट, फील्ड विल बी जीरो। वायर पे ही हो या उसकी एक्सिस से पास हो रहा हो, सेम चीज है, फील्ड विल बी। कंसेप्ट याद रहेगा। अगर पॉइंट वायर की एक्सिस पे लाई करता तो फील्ड कितना होगा? आवाज ही नहीं है यार, कर पाएंगे? एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे। बेसिकली एक नहीं, 20 लेते हैं, 20 एक साथ। कितने पॉइंट्स है? 5। कितने पॉइंट्स? वायर जो है था, लेकिन इसको नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया? कुछ 20 कैसे हो गए? जैसे P1 पे 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से। ठीक है? इसके आंसर देना भी टेबल की फॉर्म में बने ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं संभलेगा नहीं अभी तो, नहीं तो। P1 P2 P3 P4 P5 वायर 1 2 3 4। हाँ जी, कैसे फिल करेंगे इसको? ये समझ गए क्या कैसे बनाया मैंने? बोलो। जैसे मैं आपसे पूछूं, हम्म, यार P3 पॉइंट पे, P3 पॉइंट पे 4 वायर की वजह से फील्ड किधर होगा? इनवर्ट बोल रहा है वो। इतना टाइम लगता है क्या? अरे यार, P3 पे 4 की वजह से इनवर्ट बोले तो क्रॉस, बगल वाला पड़ोसी खड़ो,
P3 पॉइंट पे 3 की वजह से इनवर्ट बोल रहा है, चेंज कर दिया उसने आंसर, आउटवर्ड। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगेन P3 पे 3 की वजह से आउटवर्ड, 2 की वजह से क्यों? हाँ एक्सेस पॉइंट है ना यार, बैठो पड़ोसी खड़ा हो। यार ये P4 पॉइंट भी बता दे, वायर 3 की वजह से, P4 पॉइंट पे वायर 3 की वजह से फील्ड किधर होगा? क्रॉस बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या? P3 सॉरी 3 वायर, करंट नीचे, पॉइंट इधर, फील्ड किधर आएगा? सही है? कहाँ गया भाई? P4 वायर 3 क्रॉस। बैठो। ये टेबल इसलिए बना के दी है, कुछ लोगों को नहीं आते हैं रूल, उनके प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि घर पे जाके प्रैक्टिस करना, डायरेक्शन सीख जाओगे, आराम से सीख जाओगे इसमें, तो इतने क्वेश्चन में तो सीख ही जाओगे, कर लोगे? ठीक है भाई। एक वेराइटी और लेते हैं यार, काफी बार आपको क्वेश्चन जो है ना वो एक ओरली लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाता है। लैंग्वेज में कैसे? जैसे बोला जाएगा कि करंट कैरिंग वायर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है, और पॉइंट है नॉर्थ में, बताओ फील्ड किधर होगा? क्रॉस। और अगर मैं अपवर्ड डाउनवर्ड की मैं फॉर्म में पूछो तो जरूर थोड़ी ना मैं क्रॉस तुम्हें पूछूं, अपवर्ड डाउनवर्ड की फॉर्म में बताओ, तो कैसे करेंगे? मैं क्लियर करता हूं, पहले कंसेप्ट सिखाते हैं फिर डिस्कस करते हैं। कुल कितनी डायरेक्शन, नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ ऊपर। घर वालों को मत बोल देना नॉर्थ ऊपर होता है, जूते मारेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है क्या? अरे भैया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, वो हम अपने बोर्ड पे बनाने के लिए इसे बनाते हैं ऊपर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसे करो उसको कॉपी पे, हो गया ना हॉरिजॉन्टल। मजाक करते हो तुम भी यार। तो नॉर्थ किधर? सामने। बिल्कुल, क्या माना है? ये ऐसे याद रख लो, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ किधर मानना है, नोज के सामने नॉर्थ, क्या मानेंगे? तो तुम्हारा नोज किधर है? इधर, मेरा इधर, ऐसे मान लेते कॉमन। नोज किधर? सामने क्या हुआ? आवाज ही नहीं। सामने तो पीछे, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे? क्लियर है? अब सुनो, अगर हमने ईस्ट को आई केप माना है, नॉर्थ को जे केप माना है, तो के केप किधर होगा? अपवर्ड। क्लियर है? जनरली हम लोग यही लेके चलते हैं, ठीक है? कुछ चेंजेस करना होगा तो वो तुम्हें मेंशन कर देगा उसमें, ठीक है? अरे याद रहेगा, कर पाओगे? अब वापस क्वेश्चन पे आता हूं, मैंने बोला था करंट कैरिंग वायर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है, और पॉइंट है नॉर्थ में, तो फील्ड किधर है? अब कुछ लोग क्या कर, इस हाथ में तो पेन रहता ही है आपके, रूल लगाते हैं इससे क्योंकि फ्री यही है, लेकिन रूल सिखाया था राइट हैंड। हेलो, राइट हैंड लगाना है भाई यार, लेफ्ट मत लगा। राइट हैंड पाम रूल लगाओ फटाफट। करंट किधर? ईस्ट टू वेस्ट, पॉइंट किधर? नॉर्थ, फील्ड किधर आएगी? अगर आप, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो आता है, मैं तो ब्रह्मकार हूं, सुपरस्टार हूं, मुझे क्या जरूरत है हैंड रूल लगाने की, रो दोगे? क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें, क्लियर करो, आता है तो उसको अच्छा परफेक्ट कर दो ताकि टेंशन ही ना रहे, ठीक है भाई? करंट किधर? ईस्ट टू वेस्ट, पॉइंट किधर? नॉर्थ, फील्ड किधर आया? डाउनवर्ड, फील्ड किधर आया? अब कुछ को खड़े करके पूछते हैं, हाँ तू खड़ा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, पॉइंट है नॉर्थ में, फील्ड किधर? मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चाहिए मुझे आंसर। ईस्ट। सही बोल रहा है क्या वो? सही आई थिंक। इलेक्ट्रॉन बीम अपवर्ड मतलब करंट, पॉइंट किधर दिया, तो फील्ड किधर? आसान है। इसके पीछे वाला, एक करंट कैरिंग वायर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, देखो एक चीज क्लियर करूं मैं, नॉर्थ टू साउथ मेंशन करूं या सिंबल बोल दूं करंट सिंबल साउथ में जा रही है, एक ही तो बात है। तो बताओ, करंट जा रही है साउथ में, पॉइंट है नॉर्थ में, फील्ड किधर? यार तुम्हें थोड़ी पूछा था ऐसे, ऐसा मजा नहीं आएगा, चेंज करना, पेपर लीक हो गया भाई। करंट कैरिंग वायर जा रहा है ईस्ट में, किधर जा रहा है? पॉइंट है वर्टिकली अपवर्ड,
फील्ड किधर? करंट है ईस्ट में, पॉइंट है वर्टिकली अपवर्ड, फील्ड किधर? साउथ में। आई थिंक सही बोल रहा है। क्लियर? सबसे पहले थंब को सेट करो। किधर बोला? ईस्ट। ये लो पॉइंट, फील्ड साउथ। क्लियर है? बेटो आपने मॉड्यूल अगर लगाया हो, गलती से लगाया हो अगर, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। एक ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, उसमें करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो बताओ ग्राउंड पे फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, या फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उड़ गए ऊपर से ही, मॉड्यूल की हाथ ही नहीं लगाई होगी। था क्वेश्चन ऐसा? ऐसा था ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन। तो देखो समझो क्या बोलना चाह रहा है। करंट किधर? नॉर्थ टू साउथ। करंट किधर? अच्छा, ये ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन समझते हो? अरे जो बिजली के खंभे लगे होते हैं भैया, ये ऊपर से जा रही है, इसलिए ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन बोलते हैं। नॉर्थ टू साउथ करंट ऐसे हो गया। ग्राउंड ऊपर होता है या नीचे होता है? हाँ तो लगाओ। किधर आया? ईस्ट। मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखेंगे, डायरेक्शन निकालना आया? अरे खेल लोगे? कुछ भी दिए जाए, स्ट्रेट वायर है, बीम है, कोई सी भी बीम हो, किधर भी जा रही है करंट, कहीं भी पॉइंट दिया हो, निकाल लेंगे आराम से। बोलो। तीन रूल हो गए, वेक्टर फॉर्म, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल। अब एक लफड़ा है, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल में क्या डिफरेंस है? कब राइट हैंड थंब रूल लगाना है, कब राइट हैंड पाम रूल लगाना है? जब आपको पूरा पैटर्न पूछा जाए, पैटर्न, तो थंब रूल लगाना है। पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाए, पाम रूल लगाना है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? आसान है भाई। एक थोड़ी जगह बच रही है यार। ये क्या है इसका मतलब? ये करंट की रिंग वायर है, कौन से प्लेन में रखा हुआ है? अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत बोलो अभी, क्योंकि अभी मैं अगर बोर्ड पे देखें तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं जब उसको आप कॉपी में बना लोगे तो फिर वर्टिकल हो जाएगा। बेस्ट क्या बोलूं कि जो ये वायर है, ये इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है। एम आई राइट? एंड करंट किधर है? अंदर की तरफ। आवाज ही नहीं है यार। करंट अंदर की तरफ ऐसे रखा हुआ है, क्या ये प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया? तो अगर इसके फील्ड का मैं पूछूं पैटर्न कैसा बनेगा? आवाज ही नहीं है यार। कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा? एक बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर तुम्हें पॉइंट्स दे दूं, मान लो इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, तो राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाते हैं? करंट, पॉइंट, फील्ड, मतलब ऐसे होगा। इस पॉइंट पे ऐसे होगा, इस पे। इसका मतलब क्या हो गया यार? कुछ कंक्लूजन निकला दोनों में? बेसिकली पाम रूल से, थंब रूल से जो पैटर्न मिला था, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वही तो पाम रूल है। बोलो यार। भाई थंब इधर, फिंगर्स इधर, फील्ड इधर आया, क्या वो आर के परपेंडिकुलर आया? और आना भी चाहिए, बताया था मैंने भी कि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर एज वेल एज। आवाज ही नहीं आई। अरे कर सकते हैं। समझ में आया कैसे करना है? कर लोगे? अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं हम लोग। आई थिंक ये सफिशिएंट है शायद। समझ गए? एप्लीकेशन स्टार्ट करें? ओके तो बीएसएल में क्या पढ़ा हमने? एक छोटे से एलिमेंटल लेंथ की वजह से फील्ड निकालना सीखा। कौन कौन से फॉर्म? स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्लियर, वेक्टर फॉर्म क्लियर। अब देखिए, जो जनरल हमारी जो लाइफ है उसके अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि छोटे छोटे से एलिमेंट्स होते हैं। हो सकता है कि उसमें स्ट्रेट वायर हो, सर्कुलर वायर हो, आर्क हो। उनकी वजह से अगर फील्ड देखना हो तो कैसे देखें? तो उसको हम लोग वन बाय वन एक पैटर्न बना रखा है, तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए वायर अगर स्ट्रेट है तो फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। किसकी वजह से? और जो वायर है वो उसको मान के चल रहा हूं थिन वायर है। कैसा वायर है? मान लीजिए एक थिन वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे, जो कि यहां से डी डिस्टेंस पे है, हमें फील्ड चाहिए। डायरेक्शन तो खिलाड़ी बन गए हम डायरेक्शन के तो। किधर होगी? इनवर्ड होगी। बोलो।
अगर इधर आई कैप बोल दिया जाए, इधर जे कैप बोल दिया जाए, तो आई जे के की फॉर्म में बताओ कि फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? माइनस के। क्लियर है? क्योंकि आई जे तो के इधर अंदर, तो जैसा पूछा जाएगा हम वैसे जवाब दे देंगे, कोई तकलीफ? लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, बताओ? इसका डेरिवेशन बताऊं या स्किप करूं? आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है, कर सकते हो, तो फिर आगे बढ़े। बताएं? 5 मिनट लगेंगे, क्या दिक्कत है? ले, मान लीजिए ये एक एंड को मिलाया, ये दूसरे एंड को मिलाया, एक एंगल को बोल दिया मैंने θ1 और दूसरे को बोल दिया θ2। इस करंट कैरिंग वायर जो कि ए बी वायर है, उसकी वजह से पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए। ठीक है? आपको गिवन डेटा क्या क्या है? आई डी θ1 एंड θ2। ठीक है? तो पॉइंट पी पे फील्ड कैसे निकालें, समझिए। हमें सिर्फ आता क्या है? एक एलिमेंटल लाइन से फील्ड निकालना आता है, लंबे वायर से फील्ड निकालना नहीं आता है। तो एलिमेंटल से निकालना आता है तो क्यों ना हम उसको यूज लेके नेट फील्ड निकाल लें। कैसे? कि मान लीजिए वो एलिमेंट्स में यहां से चूज करना स्टार्ट करूं, तो इस एलिमेंट की वजह से फील्ड किधर होगा, बताओ? सिखाया भी यार। इस एलिमेंट की से फील्ड इससे आगे, क्या सबकी वजह से? डायरेक्शन से तो ऐड कर सकता हूं डायरेक्टली। छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन करता है? इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो हमें आता है, हमें एक एलिमेंटल लाइन से फील्ड निकालना आता है ना? तो कम से कम वो तो लिखे हम। क्या होता है भाई? कि dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय, होता है। तो पहले ये बनाते हैं कि हमने किससे फील्ड निकालना। मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया dl। ओके? इसको इस पॉइंट P से कनेक्ट किया, इसको बोला r, बोलो। इसको बोला थीटा, बोल सकता हूं। और इसको मैं मान लेता हूं यहां, इस एंगल को मान लेता हूं फाई, मान सकता हूं। अब हमें जो है डेटा चाहिए डी θ1 एंड θ2 की फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स है कौन कौन से, dl, थीटा एंड r, इनको कन्वर्ट करेगा गिवन डेटा के अंदर, मतलब d और फाई। क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है तो ये तो हम ले आएंगे, मतलब फाई में तो लाना पड़ेगा, बोलो। मतलब इन सभी चीजों को हम लोग अगर डी और फाई की टर्म में ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। आवाज ही नहीं आई। अरे क्लियर है? तो इसके लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा भाई। ये जो ट्राइंगल है ये वाला, क्या ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई, ये लेंथ एल, ये डी और ये आर, बोलो। हमें क्या चाहिए? पहले डी एल चाहिए। किसकी टर्म में लाए? डी और फाई की टर्म में। कैसे ला सकते हैं? देखो एल और डी, इनमें कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? ट्राइंगल देख के बताओ। कुछ सोच रहे होंगे सर टेन थीटा भी बना सकते हैं, थीटा तो चाहिए नहीं ना, हमें फाई से करना है, तो क्या करें? क्या टेन फाई इक्वल टू एल बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस, होता है। व्हाट इज एल हियर? क्या वो डी टेन फाई आ जाएगा? बोलो यार। सो अगर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बनेगा? डी एल इक्वल टू डी, कॉन्स्टेंट है, टेन का डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या? अभी टेन फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई डी फाई। कोई तकलीफ? आवाज ही नहीं आई। नेक्स्ट देखो, डीएल कन्वर्ट हो चुका है फाई में। अब थीटा, थीटा को भी देखेंगे, आर को देखते हैं पहले। आर का डी में जुगाड़ करते हैं। कौन सा लगाऊं? कोस लगा दूं क्या? कोस फाई, कोस फाई होता है, कोस थीटा होता है बी बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब डी बाय आर। तो यहां से आर कितना आ गया? क्या डी बाय कॉस फाई आ गया? बोले तो डी सेक फाई आ गया। अरे वन बाई कोस फाई क्या होता है? क्लियर है? मतलब आर भी कन्वर्ट हो गया फाई में। नेक्स्ट, थीटा को हमें फाई में कन्वर्ट करना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? कितना होता है? मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस 180। तो यहां से थीटा कितना आ गया? क्या वो 90 माइनस फाइव आ गया? बोलो। कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, व्हाट इज डी एल? डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई।
साइन थीटा 90 माइनस 5 डिवाइड बाय आर, ये ना डी सेक 5, इसका स्क्वायर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। कोई तकलीफ? कुछ कट रहा है? सेक स्क्वायर 5 उड़ गया, डी से डी उड़ गया, क्या क्या बचा यहाँ पे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 डी 5। क्या ये डीबी का एक्सप्रेशन बना? कर दे इंटीग्रेट, बोलो। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, समझो यहां पे। अगर हम लोग सेंस एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको मानते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लेते तो बोलो। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और ये वाला? कोई तकलीफ? तो अगर हम लोग यहां लिमिट लगा दें, कहां से कहां तक लगाऊं? -θ1 से θ2 लगा दूं, बोलो। अरे कहीं से कर दो, यहां से वहां तक इंटीग्रेट कर दो, चाहे यहां से यहां तक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे एलिमेंट्स लेने हैं हमारे को। कर पाएंगे? अच्छा, इधर तो नेट फील्ड आ जाएगा बी, बोलो। इसमें ये टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं। म्यू नॉट आई बाय 4 कोस फाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई होता है, साइन फाई लिमिट -θ1 से θ2। कोई तकलीफ? पुट करो लिमिट से यार, क्या बनेगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ2 माइनस साइन माइनस ऑफ θ1। बोलो, क्या आ गया एक्सप्रेशन? जो बी आएगा, क्या वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ2 प्लस साइन θ1 आ गया? देखो, माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस आ गया क्या? क्या ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जो डेटा हमें गिवन थे उसी की फॉर्म में हमने आंसर निकाला है। कर पाएंगे? बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है, आप लोग जब तक खुद से करके नहीं देखोगे एक दो बार, आपकी मॉड्यूल में बना हुआ है, एंड आई थिंक सर ने भी पढ़ाया था उसमें क्लास में आपके, तो करके देखना, हो जाएगा। लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। डी बताओ, उसमें डी क्या है? व्हाट इज दिस डी? पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज θ1 एंड θ2? देखो, किसी को भी θ2 बोल दो, किसी को θ1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना से, ठीक है? दोनों सम होना है वैसे भी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को θ1 बोले, कोई जरूरी नहीं, हमें दोनों एंगल चाहिए बस। व्हाट इज θ1 एंड θ2? एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर लाइन। समझाता हूं मैं आपको। वायर पे सबसे पहले क्या किया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया? अब स्ट्रेट वायर तो ऑब्वियस सी बात है, दो एंड होंगे, होंगे। दोनों एंड को इस पॉइंट पी से मिलाया, तो परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, इस परपेंडिकुलर लाइन से एक एंगल तो ये बनाएगा और दूसरा एंगल ये बनाएगा। क्लियर है? किसी भी एक को θ1 बोल दो, किसी भी एक को θ2 बोल दो, कोई तकलीफ? तो व्हाट इज θ1 एंड θ2? एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? व्हाट इज डी? व्हाट इज डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। कर पाएंगे? बस इतना सा याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगा देंगे इससे। कर पाओगे भाई? कुछ क्वेश्चन लेते हैं, पहले बेसिक लेते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस चलते हैं।
स्टार्ट करें। सभी कैसे वायर है? स्ट्रेट। कैसे वायर है? फॉर्मूला एक ही सीखा है, कौन सा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस, सभी में डायरेक्शन भी क्लियर पता लग रहा होगा शायद, किधर आएगा? सभी में डायरेक्शन किधर आएगी? इनवर्ड मतलब क्रॉस, इनवर्ड मतलब क्लियर है। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? मैं आई डी थीटा 1 एंड थीटा 2, जनरली मैंने सभी केसेस में आई और डी दिया है, दिया है। थीटा 1 थीटा 2 चाहिए बस। फटाफट से बताओ कैसे निकालते हैं? थीटा 1 थीटा 2 क्या होता है? लाइन जॉइनिंग एंड पॉइंट्स और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं वो थीटा 1 एंड थीटा 2 होते हैं। बोलो। फर्स्ट केस, ये कुछ बना रखा है डैश डैश करके, इनफाइनाइट का सिंबल बना रखा है, जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है ये हो क्या कि ये सिंबल बना के दिया जाए तुम्हें, हो सकता तुम्हें सिंबल ये वायर बना के दे दिया जाए, तो भी क्या है ये? इनफाइनाइट वायर है, तो भी क्या है? अगर उसमें मेंशन कर रखा है लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट वायर, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मेंशन कर रखा हो और ऐसा बना रखा हो, सिंपली पॉइंट दे रखा हो, फिर निकाल लोगे क्या? अरे आवाज ही नहीं आई, कर पाओगे यार? अब बताइए, थीटा 1 थीटा 2 निकालना है तो परपेंडिकुलर लाइन तो ये है, दूसरा एंड उधर कहीं जा रहा है, कहां जा रहा है? इनफाइनाइट, तो वो एंगल कितना बनाएगा? कैसे? देखो, अगर वो यहां तक होता तो उसको ऐसे ज्वाइन करते, अगर यहां होता तो, और ऊपर होता तो ऐसे ज्वाइन करते, और ऊपर, लेकिन वो कहां जा रहा है? इनफाइनाइट पे, तो उसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पैरेलल लाइन बन रही है, एग्जैक्ट नहीं बनती लेकिन जस्ट पैरेलल लगेगा आपको। क्लियर है? इट मींस ये एंगल कितना आया? थीटा 1 90। सिमिलरली ये किधर जा रहा है? इनफाइनाइट। हेलो, अगेन एंगल कितना? 90 डिग्री। कर पाएंगे क्या? फॉर्मूला लगाओ, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय, भैया फॉर्मूला बोलना सीखो, यही याद हो जाएगा। साइन थीटा 1 प्लस, वैल्यूज पुट करें, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 1 प्लस 1 2 से कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अभी जैसे सब लोगों ने बोला, मैं चाहता हूं सारे क्वेश्चन में से बोलें, तो आप खुद देखोगे सारे क्वेश्चन ओरली कराना सिखा दूंगा मैं आपको सारे, बिना पेन चलाए आराम से उड़ाएंगे अभी। सेकंड, क्या चाहिए? बस एंगल चाहिए। एक एंगल दिख रहा है, एक तो दिख रहा है डायरेक्टली दिया है मैंने थीटा, और दूसरा 90। क्यों 90? कहां जा रहा है वो? मतलब एंगल, फॉर्मूले में चिपकाओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन थीटा, साइन 90 क्या गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी 1 प्लस साइन थीटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट। इसमें तो गायब कर दिया मैंने, क्या किया? नीचे वाला साफ करके यहां तक ले आया था पहले, फिर पूरा साफ कर दिया यहां तक। हाँ जी बताओ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा एंड भी यही है, परपेंडिकुलर लाइन भी यही है, दूसरा एंड भी यही है, तो एंगल कितना? तो एक एंगल तो आ गया 0, और दूसरा कहां जा रहा है? तो कितना एंगल? 90। पुट करो, म्यू नॉट आई बाय 4 साइन 0 प्लस साइन 90, 0 प्लस 1, 0 तो नहीं होता ना, 1 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। देखो ये चीज अब कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम अच्छे क्वेश्चन ज्यादा टाइम दे सके। हाँ जी। नहीं यार, इसको तो ऊपर से भी पिचका दिया ऐसे। देखो एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है? मैंने यहां इसको मेंशन किया है, यहां एंगल ये कुछ बना के ऐसे डैश डैश, एंगल देना भूल गया, बात अलग है। ये ले, नहीं थीटा ही ले ले चला। यहां मैंने एंगल मेंशन नहीं किया था, वायर इतना सही बनाया है, ठीक है, यहां पर भी वायर इतना सही बनाया है, लेकिन यहां इस एंड को ज्वाइन करके एंगल मेंशन कर दिया, इट मींस ये वायर इतना सही है भाई। क्लियर है? इट मींस थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गए केस में?
एक एंगल 0 एंड दूसरा एंगल नहीं आया, तो फॉर्मूले में रखो ना यार, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन 0 आ गया। क्लियर है? अब थोड़ा सा ये देखते हैं, अलग सा केस है स्पेशल। ये इतना सा वायर है ए बी, इसमें आई करंट दिया है, पॉइंट पी यहां है, फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं क्या? तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर इसको एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे डी। बोलो। अगेन दो एंड्स है उसके, दोनों एंड्स को मिलाओ। तो फर्स्ट एंड को मिलाया, एंगल बोल दिया θ1। बोलो। एंड दूसरे एंड को मिलाया, एंगल बोल दिया θ2। कोई तकलीफ? तो फील्ड क्या लिखूं इसका? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन θ1। शायद याद कर, कैसे आता है यार ये? देखो, एक तो सर ने बताया था, सर ने बताया होगा एक तो इस आपको, कि वहां पर हम लोग रोटेशन अलग लेते हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। तो वहां हमने माइनस साइन लिया था। बोलो। लेकिन यहाँ दोनों का सेंस क्या है? सेम आ रहा है, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, ये वाले को। बोलो। इससे और एक इजी कर देता हूं मैं, चलो सिंपल बना देता हूं। क्या मैं इस ए बी वायर को ऐसे मान सकता हूं कि ये ओ बी वायर है? हेलो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस ओबी वायर, क्या ओबी वायर इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन? हेलो। तो कैसे बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओबी वायर? बट इतने वायर से अगर मैंने फील्ड निकाल दिया, तो ये इतने का एक्स्ट्रा निकाल दिया। बोलो। तो इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो इसका फील्ड आ जाएगा। अगेन दिस इज सिमिलर टू दिस वन। हेलो। अरे हमें ये नहीं आता क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, लेकिन हमें ये तो आता है। तो पहले यहां से यहां तक का फील्ड निकाल लिया, उसमें से यहां से यहां तक का माइनस कर दिया। तो क्या माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओ ए कर दूं क्या? आवाज ही नहीं आई। व्हाट इज बी ओ बी? अरे यहां से यहां तक। व्हाट इज एंगल? θ2। अरे ये रहा यार, क्या लिखे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ2। आवाज ही नहीं आई। इसमें क्या बनेगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ1। क्या कॉमन ले लूं? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ2 माइनस साइन θ1। टेंशन ही खत्म। ना तो वो इंटीग्रेशन याद करना है, ना वो याद करना था कि एक को माइनस लिया था एक को प्लस लिया था। हटाओ, टेंशन बाजी खत्म। सिंपल क्या किया, जितना था पूरा निकाल दिया हमें, क्योंकि हमें वो आता था, उसमें से उसको मैनेज कर दिया। क्लियर है? थोड़ा और आसान करो क्या? बोलो भाई। θ2 कौन सा एंगल होगा, छोटा एंगल कि बड़ा एंगल? और θ1? क्लियर है? ये एक जब भी आएगा पता लग जाएगा क्या? कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। बोलो। जैसे एक यहां पर एक बनाते हैं क्वेश्चन, एक वायर है, मान लीजिए वो इस लाइट से वहां तक जा रहा, बोर्ड तक, पॉइंट है मेरे पैर के यहां पे। ठीक है? फील्ड निकालना है इस वायर से यहां पे, कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज डी, मिलाया, आई बाई 4 पाई डी साइन, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल। आसान है, लोड ही खत्म कि θ1 कौन सा θ2 कौन सा, सिंपल। क्लियर है? आई थिंक शायद हो गया सर, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज कोई असाइनमेंट नहीं है, कुछ खास नहीं पढ़ाया, बहुत सिंपल बेस बनाया है, लेवल कल करेंगे। ठीक है? तो जितना आपके नोट्स में लिखा हुआ है उतना यहां तक पढ़ लो, आगे की क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। ठीक है भाई? आज कोई असाइनमेंट नहीं है।